नमस्कार। स्वागत है रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज पहला दिन बीत भी गया, ऐसे जाता है समय। यानी मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि लीप ईयर की वजह से ऑलरेडी एक दिन कम है और उसमें आज का दिन भी चला गया। नए वर्ष में आपने क्या संकल्प लिए हैं और क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसे लगता है कि होते तो ये वही दिन है, मतलब वैसे ही रात होती है, वैसे ही सुबह होती है, लेकिन एक अच्छा अवसर होता है नई शुरुआत करने का। हर बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं नए वर्ष के लिए और वो हो नहीं पाता है, रह जाता है किसी भी कारणवश। या अम, व्यक्तिगत अगर गोल्स हैं तो कभी कभी अपनी ही लेजीनेस की वजह से। तो एक अच्छा मौका होता है कि अब 1 जनवरी आ गया है, अब हम ये शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा ही हर वर्ष बहुत सारे प्लान्स करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें चॉकआउट करके शेड्यूल बनाने की कोशिश करती हूँ। कुछ हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। इस बार भी मैंने किया है और वो आपको खुद ही दिखेंगे। मेरे कुछ गोल्स ऐसे हैं कि जो आपको दिखेंगे कि मैंने क्या किया। आपने क्या प्लान किया है, या आप करते भी हैं या नहीं, या फेस द लाइफ एज इट कम्स वाला फलसफा अपनाते हैं, ये मुझे बताइएगा। मैंने बहुत अच्छी कहानी इस बार लिखी है। अच्छी से मतलब आपको लग रहा होगा कि अच्छी है या बुरी है या ख़राब है, ये तो आप डिसाइड करेंगे, मैं कैसे बता सकती हूँ। लेकिन मैं अच्छी इसलिए कह रही हूँ कि मेरा जो एक नॉर्मल जॉनरा जिसे कहते हैं, या जिसे क्षेत्र कहते हैं, या जो मेरी एक नॉर्मल टोन होती है, हर हर राइटर का एक स्टाइल, पर्टिकुलर स्टाइल होता है जो आप देख के बता देते हो कि ये शायद उन्होंने लिखा होगा। हालांकि अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंची हूँ कि कोई देख करके मेरी रचनाओं को बता दे कि ये किसने लिखी, रचना यदुवंशी ने लिखी होगी। तो कोशिश मेरी जारी है वहाँ तक पहुँचने की। तो कुल मिला के मैं ये बता रही थी आपको कि मैंने कहानी बहुत अच्छी लिखी है, क्योंकि जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, उससे मैंने ये बहुत हट के लिखी है। मुझे बहुत मज़ा आया लिखने में, ये अपना चेंज ऑफ स्टाइल देख करके। आपको सुन के मज़ा आएगा या कि नहीं, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। और देखिए, अब मैंने नए साल में न केवल स्टाइल चेंज किया है, हालांकि ये पिछले साल में यानी पिछले हफ्ते लिख दी थी 2023 में। अब मैंने टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से पेस मिलाने का ठाना है। और देखिए कि अब मेरे पास डिवाइस है, मेरी सारी कहानियाँ, सारी राइटिंग जो है मेरे एक डिवाइस में महफूज रहेंगी। और मुझे वो जो पन्ने और पेजेस होते हैं जिनको मैनेज करने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपकी मैंने शुरुआत कर दी है। अब सब कुछ डिजिटल होगा और मेरा कुछ भी पीस ऑफ राइटिंग जो है वो इधर उधर नहीं होगा। मुद्दे की बात पर आते हैं कि मैंने क्या लिखा है और मैं आपको क्या सुनाने जा रही हूँ। एक कहानी है, थोड़ी सी लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लंबी है थोड़ी सी, लेकिन इंटरेस्ट इसका ख़त्म ना हो जाए इसलिए मैं इस बार आपको 2 भागों में विभाजित नहीं कर रही हूँ। पिछली बार की तरह आपको पूरी सुननी होगी और ये मेरा वादा है आपसे कि आप इसको बीच में छोड़ के जा नहीं पाएंगे। और जाइएगा मत, नहीं तो इसका जो कहानी का जो रोमांच है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा जो है भूमिका न बनाते हुए आपको जो है पढ़ के सुना देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। कहानी का शीर्षक है डॉक्टर बॉस। डॉक्टर दत्ता अपना नाइट गाउन पहनकर खुद को व्यवस्थित कर ही रहे थे कि टीटी ने पीछे से कहा, डॉक्टर नीलोत्पल दत्ता। डॉक्टर दत्ता हल्के से चौंके, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मैं। टीटी मुस्कुराकर अपने चार्ट पर साइन करते हुए बोला, क्या बात है सर, आप भी ट्रेन की यात्रा करते हैं? वरना आजकल तो रेल केवल स्टूडेंट्स और निम्न मध्यम वर्ग की चीज बन के रह गई है। बड़े लोगों के दर्शन करने हो तो एयरपोर्ट ही जाना पड़ता है। डॉक्टर दत्ता ने अपने डियोर के महंगे स्पेक्स को ठीक करते हुए कहा, अगर इमरजेंसी ना हो तो मैं हमेशा ट्रेन ही प्रेफर करता हूँ, आरामदायक और सुरक्षित लगती है मुझे। वैसे मेरे को पैसेंजर कौन है टीटी साहब? डॉक्टर दत्ता ने कैजुअली पूछा। टीटी ने चार्ट को दोबारा ध्यान से देखते हुए कहा, कोई मिस्टर मानिक है सर। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, एसी फर्स्ट क्लास में अच्छे ही लोग आते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ हो तो आप अटेंडेंट से कहलवा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। टीटी ने अतिरिक्त उदारता का परिचय दिया, जिसे डॉक्टर दत्ता ने एक फॉर्मल स्माइल से ग्रहण किया। डॉक्टर दत्ता कार्डियोलॉजी की दुनिया का जाना माना नाम थे। दुनिया उनको या तो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पर में टीवी में देखती थी या फिर बड़े न्यूज़पेपर्स में उनके हृदय से संबंधित आर्टिकल पढ़ती थी।
एम्स के टॉप डॉक्टर्स में डॉक्टर दत्ता का नाम लिया जाता था और उनके हाथ से की गई बाईपास सर्जरी कभी फेल नहीं करती, ऐसा उनका रुतबा था। अपने 50s में चल रहे डॉक्टर दत्ता 5 फीट 10 इंच लंबे, तगड़े, हैंडसम डॉक्टर थे और अपनी जतन से बनाई गई रेपुटेशन का पूरा ख्याल रखते थे। मतलब बेंटले कार में चलने वाले डॉक्टर दत्ता की फीस और अपॉइंटमेंट दोनों में ही मरीज के पसीने छूट जाते थे। हार्ट प्रॉब्लम कभी किसी रिक्शे वाले को नहीं होती गाइस, सो नो डिस्काउंट टू दीज ब्लडी रिच अंकल्स। ये फलसफा अपने जूनियर्स के सामने खुलकर रखने वाले डॉक्टर दत्ता बहुत अच्छे से जानते थे कि किस पेशेंट से कितना कमाना है। ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली थी और डॉक्टर दत्ता का अटेंडेंट भी समय से पहले ही उनका डिनर लेके हाजिर हो गया था। एक्स्ट्रा टिप के चक्कर में अटेंडेंट की ये तत्परता डॉक्टर दत्ता भांप गए थे, लिहाजा 500 का नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, तुम ये खा लेना, मेरे लिए फ्रूट्स ले आओ। अटेंडेंट की बाँछें खेल गईं और वो सिल्वर फॉइल से सजी पूरी ट्रे वापस ले गया। डॉक्टर दत्ता ने अपने ब्रीफकेस से सिगार निकाली और मुंह में रखकर अपने गाउन की जेब में हाथ डालकर लाइटर खंगाल ही रहे थे कि सामने से लाइटर की लौ जली और सिगार जल उठा। डॉक्टर दत्ता ने चौंक कर जलती सिगार का लंबा कश लिया और तेजी से हाथ नीचे किया तो सामने जो शख्स खड़ा था उसने लपक कर डॉक्टर दत्ता के पैर छू लिए। सर, आज मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन है। आपके साक्षात दर्शन हो गए, मेरी यात्रा तो कम से कम यादगार होने वाली है, कहकर वो दुबला पतला लंबा सांवला युवक दांत निपोड़ता हुआ डॉक्टर दत्ता के सामने वाली बर्थ पर पूरे बदन की लगभग गठरी बनाकर बैठ गया। इधर डॉक्टर दत्ता को समझ नहीं आया कि अचानक से बिना आवाज के कौन उनके शांत कूपे में घुस आया था। उनका प्लान था कि सिगार खत्म करने के बाद वो अपनी सिंगल मॉल्ट विस्की के सिप लेते हुए अपनी अगली कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल रीड करेंगे। धूम्रपान निषेध है कि दसियों दीवार और कूपे में वो कोर्स पढ़ चुके थे डॉक्टर दत्ता ने, लेकिन अब तक को पैसेंजर के ना आने से उन्हें ये उम्मीद हो गई थी कि उनका फेवरेट आइटम यानी सिगार और सिंगल मॉल्ट विस्की लेने में उन्हें कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अचानक आए उस सहयात्री ने उनका मी टाइम जैसे एकदम स्पॉइल कर दिया था। खुदा का शुक्र था कि टीटी एक्स्ट्रा केयर ले रहा था, सो अगले ही स्टेशन पर दोबारा कूपे में चार्ट के साथ हाजिर हुआ। सर, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? डॉक्टर दत्ता शिष्टाचार के नाते कह नहीं पाए कि उनका दूसरा सहयात्री उन्हें रास नहीं आया और वो भी ऐन वक्त पर शायद वॉशरूम चला गया था, तो उसका कुछ जिक्र हो ही नहीं पाया। आई एम ऑल राइट, मैंने अटेंडेंट को फ्रूट प्लेटर लाने को कहा था। अरे सर, मैं बस अभी अटेंडेंट को भेजता हूँ। डॉक्टर दत्ता की आमद में दोहरे हुए जा रहे टीटी ने फर्स्ट क्लास एसी कूपे के दूसरे पैसेंजर को बिना पूछे ही डॉक्टर दत्ता के बर्थ के साइड में लगी बेल दबा दी थी। यह अटेंडेंट की कॉल बेल थी। डॉक्टर दत्ता ने ब्रीफकेस से फाइल निकाली और इत्मीनान से पढ़ने के प्लान से दूसरी सिगार निकालकर होठों में दबाई थी कि दूसरी तरफ से लाइटर फिर चमका और सिगार सुलग गया। डॉक्टर दत्ता इस बार चौंके। ये एकदम से कौन प्रकट हो जाता है भाई, उन्होंने मन में सोचा। सर, आज भी आप बिना सिगरेट, मेरा मतलब है सिगार की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? सामने बैठे उस एक हड्डी के युवक ने अपने पतले सूखे होठों से विचित्र मुस्कुराहट छोड़ते हुए कहा तो डॉक्टर दत्ता ने अपना आर्टिकल का पेपर सावधानी से औंधा रखते हुए युवक को अपने गोल्डन फ्रेम के चश्मे से तीखा घूरा। डू यू नो मी? डॉक्टर दत्ता ने रुखाई से पूछा। अरे सर, आपको यानी डॉक्टर बॉस को कौन नहीं जानता? युवक ने फिर काले चेहरे पर सफेद बत्ती सी का वो जो धवल प्रकाश छोड़ा तो डॉक्टर दत्ता एकदम चौंके। उसकी बत्ती सी के दाहिनी तरफ लगा सोने का कैप जो चौंधियाया तो डॉक्टर दत्ता को जैसे कुछ याद सा आया। उन्होंने गर्दन को थोड़ा सा आगे झुकाते हुए कहा, तुमको कहीं देखा है मैंने? युवक ने जोर से ठहाका लगाया और वो हंसी इतनी चुभती हुई थी कि डॉक्टर दत्ता एक बार को सहम गए। सर, आपकी याददाश्त को मान गया मैं डॉक्टर मानिक सर, आपका सुपर जूनियर। याद आया सर? डॉक्टर दत्ता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो उनका ड्रिंक का प्लान उस छोकरे ने सारा फ्लॉप कर दिया था और अब वो पहेलियां बुझाने में लगा हुआ था। ओके, कैन आई रिक्वेस्ट द साइलेंस फ्रॉम यू? I have to concentrate on my article which I have to present tomorrow in the conference, please. डॉक्टर दत्ता ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन न जाने क्यों तेज हो गई थी। अरे सर, आपने मुझे हमेशा ही साइलेंट किया है, लेकिन आज 28 साल बाद आपको अपने सामने देखकर मैं चुप नहीं रह पा रहा हूँ।
युवक ने उसी विचित्र मुस्कान से ये बात कही तो डॉक्टर दत्ता ने अपना चश्मा उतारते हुए फ्लैट टोन में कहा, आई कैन सी दैट, कैन यू प्लीज रैप अप योर कॉन्वर्सेशन इन 5 to 10 minutes? डॉक्टर दत्ता ने अपने रोलेक्स की एक्सपेंसिव वॉच पर नजर डाली। आई नो सर, यू नेवर गेव मी टाइम सर टुडे, बट आई विल टेक माई ओन टाइम डेफिनेटली। युवक की टोन में एक अजीब सी ऊंचाई और ठहराव आ गया था। सर, आप अपने बैच के टॉपर थे और एमएस की तैयारी कर रहे थे। मैं सेकेंड ईयर का जूनियर डॉक्टर था और आपकी काबिलियत से बहुत इम्प्रेस था। आपको डॉक्टर बॉस के नाम से कैंपस में जाना जाता था और आपकी खतरनाक रैगिंग के किस्से सुने थे मैंने। इसलिए मैं आपसे डरता था और कभी भी मैंने आपका सामना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उस एनाटॉमी की क्लास में जब आपने मुझे बॉडी को कट लगाने को कहा था तो मेरे कांपते हाथों से फोर्सेप छूट कर गिर गया था और आपने मुझे क्लास से बाहर कर दिया था और रात 9 बजे अपने कमरे में बुलाया था। युवक की आवाज में तेजी बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर दत्ता का हलक सूख सा रहा था। उन्होंने तीसरी बार सिगार निकाली और मुंह में लगाई तो सामने से लगाई गई लाइटर की लौ में युवक की आंखों से डॉक्टर दत्ता डर से ही गए थे। उन छोटी किंतु गहरी आंखों के आसपास की सिकुड़न जैसे कह रही थी कि जो उन्होंने अभी सुना नहीं है वो सुनने वाले हैं। सिगार का कश लिया तो गर्माहट की जगह सीने में जलन सी महसूस हुई। पता नहीं क्यों उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन आगे जानने में एक भय सा सता रहा था। वो युवक था कि रुकने को तैयार ही नहीं था। सर, आप हमेशा से ही परफेक्शनिस्ट डॉक्टर बॉस थे। आपने मेरे हाथों का कांपना देख लिया था और आप मुझे इसके लिए सजा देना चाहते थे। डॉक्टर दत्ता के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हलक से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था और वो सामने से उठकर डॉक्टर दत्ता के बगल में बैठ गया। सर, ठीक रात 9 बजे मैं अपने रूम पर पहुंच गया था और आपने 2 घंटे मुझे अपने रूम के सामने 4 जनवरी को जैकेट और शर्ट उतारकर खड़ा होने को कहा था। आपने कहा था सर कि मेरी सारी शिवरिंग यानी कांपना खत्म हो जाएगा उस सर्द रात की कंडीशनिंग के बाद। सर, मैं डर और सर्दी दोनों से कांप रहा था और आपने 2 घंटे में 16 सिगरेट पिए थे और हर बार मुझसे ही लाइटर जलवाया था। डॉक्टर दत्ता की हथेलियों से पसीना छूट गया और वो छिटक कर खड़े हो गए थे, लेकिन वो युवा डॉक्टर जैसे आज कुछ ठान कर आया था। वो भी लपक के खड़ा हुआ और डॉक्टर दत्ता से लगभग चिपक के सीने के सामने जाके खड़ा हो गया। डॉक्टर दत्ता ने कूपे के दरवाजे की तरफ जाना चाहा, लेकिन उनके पांव जैसे हिमशिला हो गए थे। चेहरे से लेकर पूरा बदन पसीने से तरबतर था और गला तो जैसे किसी ने हाथ डालकर चोक कर दिया था। अपनी खुद की गोंगो नुमा आवाज महसूस की थी डॉक्टर दत्ता ने। सर, मैं भी आप ही की तरह वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन आपने 2 घंटा 21 मिनट बाद मुझे एक नए आदेश के साथ जाने की अनुमति दी थी। आपने कहा था कि मैं हॉस्टल से 5 किलोमीटर दूर बनी मॉर्चरी हाउस में जाकर 5वें नंबर की डेड बॉडी के हाथ में वो सिगरेट रखकर आऊं जो आपने अपने डिब्बे में से शायद आखिरी निकाली थी। सर, अगर मेरे पिता ने कर्ज लेकर मुझे मेडिकल कॉलेज ना भेजा होता तो मैं उस रात भाग गया होता। सर, मैं मॉर्चरी गया था। उस 5वीं बॉडी के हाथ में मैंने सिगरेट भी रखी थी सर, लेकिन न जाने कैसे उस मुर्दे में जान थी सर। उसने सिगरेट रखते ही उठकर लाइटर मांगा था। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे नहीं पता, कहकर युवक ने डॉक्टर दत्ता का हाथ पकड़ लिया था। दत्ता को जैसे 1000 वॉट का करंट लगा था और वो कटे वृक्ष की तरह वहीं गिर पड़े। दरअसल केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में 1995 में अगले दिन मॉर्चरी में 5वीं डेड बॉडी के पास जो लाश पाई गई थी वो मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर स्टूडेंट डॉक्टर माणिक घोष की थी। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक ड्यू टू सडन जर्क ऑफ फियर आया था। ट्रेन रुकी हुई थी। टीटी और अटेंडेंट डॉक्टर दत्ता के मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। सर, आप बेहोश हो गए थे सर, बर्थ के पास गिरे हुए थे, शायद हार्ट अटैक आया है सर आपको। डॉक्टर दत्ता को होश नहीं आ रहा था। रेलवे की एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई शहर के नामी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और डॉक्टर नीलोत्पल दत्ता को हार्ट अटैक ड्यू टू सडन जर्क ऑफ फियर आया था, ऐसी रिपोर्ट वरिष्ठ सर्जनों द्वारा तैयार की जा रही थी। कैसी लगी कहानी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लिखते वक्त बहुत मज़ा आया था क्योंकि ये वाला जॉनर मैंने पहली बार चुना।
लिखने के लिए। ये मत पूछेगा कमेंट्स में कि ये कहानी सच्ची है या काल्पनिक है। मैं आपको हर बार इशारा करती हूँ कि कोई भी कहानी शून्य से नहीं उपजती, कहीं ना कहीं कोई बीज ज़रूर होता है। और बस इतना ही। 2024 आ चुका है। एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपका नया वर्ष आपकी योजनाओं और प्लान्स के अकॉर्डिंग व्यतीत हो और आपको वो सब देके जाए जो आपने सोचा है, या उससे ज़्यादा देके जाए जो आपने नहीं भी सोचा है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे वाकई इस बार ज़्यादा उत्कंठा है कि आप लोग मेरे इस नए स्टाइल ऑफ राइटिंग को कैसे लेते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी नई कहानी के साथ रंगरेजी में। तब तक बने रहिए रचना एडवेंचर के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।